Assalamualaikum guys, my name is Sarfraz and you are watching my YouTube channel BSA Nursing with Sarfraz। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि होता क्या है और क्यों होता है, कैसे होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 और वॉल्यूम 1 का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नर्सेस। क्यों? इसे हम कहते हैं प्रेशर अल्सर और बेड सोर या डेक्यूबेटिक अल्सर, क्योंकि इस प्रॉब्लम को नर्सेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सारी ज़िंदगी इसको फेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट भी करते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रेशर अल्सर या बेड सोर, ये क्या होता है, ये इसका रीज़न ये क्यों है, क्यों डेवलप होता है, किसको डेवलप होता है, कहाँ पे साइट्स ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पे होती हैं और इसकी 4 मेन स्टेजेस ऑफ बेड सोर वो भी हम डिस्कस करेंगे सीरीज से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर अल्सर या बेड सोर है क्या। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है या वो किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिटेड होता है तो उस बंदे को वो बंदा सारा दिन मतलब जो पेशेंट होता है या सोया पड़ता है, सही है। यहाँ मतलब वो एडमिटेड होता है तो वो बेड पे ही बैठा पड़ा होता है या सोया पड़ा होता है। तो उसको सोने की वजह से सारे बॉडी में डिफरेंट जगह पे क्या होते हैं, एक वाउंड डेवलप होते हैं जिसे हम कहते हैं बेड सोर। इसका नाम ही इसीलिए है कि वो बेड सोर मतलब वो जो पेशेंट एडमिटेड रहते होते हैं उनको ही डेवलप होते हैं। आज डिस्कस करते हैं कि है क्या। अ प्रेशर अल्सर और बेड सोर इज़ अ लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो बेड सोर होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक ज़ख़म डेवलप होता है पेशेंट की जो स्किन होती है उसके ऊपर। क्या सपोज ये स्किन है, सही है, इसके ऊपर क्या होता है, एक वाउंड डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं बेड सोर। या अ बेड सोर और डेक्यूबेटिक अल्सर इज़ अ वाउंड विथ लोकलाइज ऑफ स्किन इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, जो वाउंड होता है ना वो क्या होता है, वो किसी भी बॉडी के एक पार्ट पे ही होता है, इसलिए हम कहते हैं इंजरी और अ वाउंड दैट इज़ लोकलाइज टू द स्किन। अगर इंजरी या वाउंड जो दोनों सेम माना रखते हैं, ये मतलब क्या है, एक ज़ख़म होता है स्किन पे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को, उसे हम कहते हैं प्रेशर अल्सर या बेड सोर या डेक्यूबेटिक अल्सर। तो गाइस अगर एग्जाम में आपको सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ बेड सोर, आपने यही डेफिनेशन लिखनी है कि अ प्रेशर अल्सर और बेड सोर इज़ अ लोकलाइज इंजरी। वो क्या होती है, एक लोकलाइज होती है, एक बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही होती है इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़। होती किस पे है, स्किन पे ही होती है एंड वो डैमेज कर सकती है अंडरलाइंग टिश्यूज़ को। अच्छा, प्रेशर अल्सर मे बी ओपन और क्लोज इन नेचर। प्रेशर अल्सर या बेड सोर वो ओपन भी हो सकता है जो हमें दिख भी सकता है कि ये ओपन है, और वो क्लोज भी हो सकता है जो हमें दिखे ना लेकिन अंदर वो डीप हो सकता है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ प्रेशर अल्सर में बी एक्यूट और क्रोनिक। अगर ज़ख़म जो स्किन पे है वो थोड़ा सा है, वो डीप नहीं है, वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वो एक्यूट है, मतलब वो इमीडिएट हुआ है, अभी अभी हुआ है। अगर वो ज़ख़म स्किन पे वो बहुत गहरा है, मतलब डीप है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्रोनिक है, मतलब वो बहुत टाइम से एक पेशेंट को डेवलप हो रहा था। तो गाइज ये था कि प्रेशर अल्सर या बेड सोर। अब हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है, सही है, और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बेड सोर मैं आपको अभी देता हूँ। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें तो हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ बेड सोर और प्रेशर अल्सर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि काज क्या होता है बेड सोर और प्रेशर अल्सर के डेवलप होने का। उससे पहले मैं स्क्रीन पे 2-3 पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें कि बेड सोर होता क्या है। ये जो स्क्रीन पे पिक्चर्स चल रही हैं यही बेड सोर होता है, आप इनको देख लें। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बेड सोर। अच्छा, बेड सोर का रीज़न क्या होता है, बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिखी है, हम पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि मतलब क्या है। When those parts of body which are prominent in bone are compressed with external surface for a long time, then external pressure cause wounds injury to develop known as a pressure ulcer or bed sore। जब भी हमारे बॉडी पार्ट में जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे बोन क्या है, प्रोमिनेंट है, वहाँ पे बोन प्रोमिनेंट से, सही है, जब वो बोन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़्यादा सरफेस के क्लोज होते हैं वो कंप्रेस होते हैं विथ एक्सटर्नल सरफेस। तो कोई भी एक्सटर्नल सरफेस है जब वो बोन से कंप्रेस होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, वाउंड्स एंड इंजरीज, इसे हम कहते हैं बेड सोर। कैसे, फॉर एग्जांपल एल्बो, ये हमारा एल्बो है,
सही है। ये एल्बो जो ये बोन है हमारा, ये क्या है, ये प्रोमिनेंट है, मतलब सरफेस से बिल्कुल सरफेस पे करीब है। ये क्या है, यहाँ पे मोस्टली हमारी जो होती है ना फेट की पेडिंग वो नहीं होती, इसलिए ये क्या होता है, एक्सटर्नल टू सरफेस बहुत क्लियर होता है, इसे हम कहते हैं प्रोमिनेंट बोन। जब ये बोन ज़्यादा टाइम के लिए सरफेस के साथ कंप्रेस हो, मतलब ये कोई सरफेस है एक्सटर्नल जहाँ पे मेरा ये बोन एल्बो पड़ा है ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्या होगा, ये जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या काज करेगा, वाउंड्स टू डेवलप और इंजरी, इसे हम कहते हैं बेड सोर। एग्जाम्पल, अच्छा प्रोमिनेंस बोन कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्बो है, एंकल्स, हील्स या हिप बोन, ये क्या है, ये प्रोमिनेंस बोन है, मतलब ये सरफेस से ज़्यादा क्लियर होते हैं, मतलब सरफेस से बहुत, ये अगर ये स्किन सरफेस है तो ये बोन यहाँ पे होते हैं, मतलब वो स्किन से बहुत बहुत करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, इसलिए हम इनसे कहते हैं कि प्रोमिनेंट सरफेसेस। सही है। अच्छा देखो, काज ये था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो क्या कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर कंप्रेस कर रहा था बोनी एरियाज ऑफ आवर बॉडी, तो उसके नतीजे में हो क्या रहा था, अब हम वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो कि वाउंड और इंजरी डेवलप कैसे हो रहे थे। टू मैकेनिज्म में, एक है फ्रिक्शन प्लस में शेयर फोर्स और दूसरा है कि एक्सटर्नल प्रेशर। पहले हम पढ़ते हैं ये एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल और सस्टेन्ड प्रेशर डेट कंप्रेस ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू स्पेसिफिक एरिया डेट काज नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यूज। जब भी ये बोन्स, या अगर ये सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, सही है, यहाँ पे अगर ये जो बोन प्रोमिनेंस बोन है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे फॉर लॉन्ग टाइम इसको सरफेस के साथ कंप्रेस हो रहे हैं, तो ये सरफेस क्या करेगा, कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। कंप्रेशन के नतीजे में क्या होगा, जो हमारी वेसल्स थी, ये वेसल्स में ये जो ब्लड फ्लो हो रही थी वो क्या होगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, किसी और पार्ट्स में चले जाएगी, इस टुकड़े, इस जो ये एरिया हो गया इसमें ब्लड फ्लो नहीं होगी, ये ब्लड यहाँ से फोर्स के नतीजे में, एक्सटर्नल प्रेशर के नतीजे में यहाँ पे क्या होगी, फ्लो नहीं होगी। तो फिर अगर ब्लड फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, ये एरिया होगा, यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होंगे, वो उनको फूड न्यूट्रिएंट एंड ब्लड नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ब्लड होती है वही फ्लूइड और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है टिश्यूज़ को। तो इस जो ये एरिया होगा टिश्यू का, यहाँ पे नो ब्लड होगी, नो न्यूट्रिएंट्स होंगे, नो फूड होगा, इसलिए क्या होगा, फिर ये जो टिश्यू होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एक अमल होगा जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस, मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज़। नेक्रोसिस होती है आर्टिफिशियल डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब जो किसी कारण या किसी सबब की वजह हो रही हो। यहाँ पे वो सबब कौन है, एक्सटर्नल प्रेशर, जो काफ़ी टाइम से इस एरिया ऑफ और बॉडी पे लग रहा था। इसलिए सपोज अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे प्रेस करें 2 मिनट के लिए, हम अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी साइट होगी यहाँ तो वाइट और येलो हो जाएगी, मतलब जो वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रही थी वो क्या होगी, स्टॉप हो गई। सही है। अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाए तो वो क्या होगा, जो हमारे टिश्यूज़ होगी इस साइड पे वो क्या होगी, नेक्रोसिस डेवलप करेंगे, प्रोसेस मतलब वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो काज होता है वाउंड्स और इंजरी डेवलप होने में, जिसे हम बेड सोर्स कहते हैं। दूसरा जो है मैकेनिज्म वो है फ्रिक्शन एंड शियर फोर्स का। अच्छा, फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंट टू मोशन। सही है, ये मोशन का रेजिस्टेंट है। अगर पेशेंट बेड पे सोया पड़ा है, अगर वो मूव करता है तो लाजमी है कि फ्रिक्शन क्या होगा, बनेगा, इसे कहते हैं हम फ्रिक्शन। इट एक्ट्स एज, ये इंस्टीट्यूट आता है ऑलवेज, इट एक्ट्स एज ए पैरेलल टू द स्किन। जो प्रेशर होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज पैरेलल टू द स्किन होता है, जहाँ पे स्किन होती है उसी के ही मोशन में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन मे बी ग्रेटर व्हेन स्किन इज मॉइस्ट। ये तो 2 बातें आप रिमेंबर कर लें कि फ्रिक्शन क्या होता है, पैरेलल टू द स्किन होता है नंबर 1, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जब स्किन हमारी मॉइस्ट होगी, जब स्किन हमारी मतलब ड्राई नहीं होगी, तब फिर क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। सही है। अब शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स occurs when 2 surfaces moves the opposite direction। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट बेड पे सोया पड़ा है, सही है, और वो बेड सिंपल ऐसा सीधा ये सरफेस पे सोया पड़ा है, ये पेशेंट है, ये बेड है, ये पेशेंट है। जब बेड को हम एलिवेट करते हैं तो पेशेंट क्या होता है, जब ये बेड है अगर एलिवेट करेंगे तो बेड ऊपर हो जाएगा। सही है, ये पेशेंट सोया पड़ा है, अगर हम बेड को एलिवेट कर रहे हैं तो पेशेंट भी स्लोली मूव डाउन होगा। सही, इसे जब ये प्रोसेस होगा तो क्या होता है कि 2 सरफेस, एक सरफेस ऊपर जा रहा था और पेशेंट की बॉडी नीचे आ रही थी, तो ये क्या होगा, 2 सरफेस
अपोजिट में मूव करें तो फिर शीयर फोर्स बनेगा। शीयर फोर्स होता क्या है बेसिकली, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन प्लस प्रेशर, मतलब वहाँ पे प्रेशर भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा, इसे हम कहते हैं शीयर फोर्स। तो ये मैकेनिज्म था, मतलब बेड सोर्स का काज क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर, जो प्रेशर लग रहा था फॉर ऑन बोनी प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट मैकेनिज्म क्या था कि फ्रिक्शन, शेयर फोर्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जब लग रहा था तो क्या हो रहा था, वहाँ उस एरिया पे हमारी जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो रही थी, फिर नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यूज काज हो रहा था। और फ्रिक्शन एंड शेयर फोर्स क्या कर रहे थे, वो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं और वनरेबल टू द हो जाता है, फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि बेड सोर डेवलप हो जाए। तो ये था काजेस ऑफ बेड सोर। अब डिस्कस करते हैं कि कौन किस किस साइट्स पे ये बेड सोर से डेवलप हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ बेड सोर और प्रेशर अल्सर, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की कि वो क्या होता है प्रेशर अल्सर या बेड सोर। फिर हमने बात किया कि रीज़न क्या होते हैं, किस वो मैकेनिज्म क्या होता है, जो हमने सारा अगली स्लाइड में पढ़ा, वो सारा मैकेनिज्म था कि कैसे प्रेशर अल्सर और बेड सोर डेवलप होते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कॉमन साइट्स ऑफ बेड सोर, कि बेड सोर किस किस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ह्यूमन बॉडी पे डेवलप हो सकता है। उसमें आपने ये 11 पॉइंट्स रिमेंबर करनी है कि इस साइट्स पे बेड सोर क्या होता है, डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेशर अल्सर। तो नंबर 1 पे आता है कि बैक ऑफ द हेड, मतलब जो हमारा हेड है इसकी बैक साइड पे ये प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर अल्सर। या एंकल्स होती हैं या ब्रेस्ट, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके ब्रेस्ट पे भी मतलब क्या होता है वो प्रेशर अल्सर या बेड सोर डेवलप हो सकता है। एल्बो, हील्स, नीज, हिप और बटक, हिप बोन को ही हम बटक भी कहते हैं, सही। इस साइड पे भी बहुत कॉमन है कि प्रेशर अल्सर बनता है। शोल्डर ब्लेड्स, जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ये टूज, सही है, जो हमारे फुट में होते हैं, थाई में बन सकते हैं, लेग्स में बन सकते हैं और रिब केज में। ये 11 पॉइंट्स क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट्स से ये कॉमन है, यहाँ पे बेड सोर या प्रेशर अल्सर या डेक्यूबिटिक अल्सर डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं कि पोजीशन क्या होती है। मोस्टली पेशेंट गेट बेड सोर इन 2 मेन पोजीशन दैट आर सुपाइन एंड सीटेड। पोजीशन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन में हमारी बेड सोर हो सकता है, लेकिन ये एक पॉइंट लिखी हुई है कि 2 मेन पोजीशन है जिसमें बेड सोर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डेवलप हो जाए। एक है सुपाइन पोजीशन है, एक है सीटेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी सुपाइन है, कौन सी सीटेड और कौन सी डिफरेंट टाइप्स है। अगर पेशेंट किसी सरफेस, अगर ये सरफेस है, अगर पेशेंट इस पर सीधा सोया पड़ा हुआ है, मतलब उसका जो फेस है वो क्या है, अपवर्ड है, तो इसे हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन, सही है। अगर पेशेंट उसका फेस डाउनवर्ड है, अगर सोया पड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोन पोजीशन, मतलब उसका जो फेस है उसे हम कहेंगे प्रोन, जो फेस डाउन हो उसे हम कहेंगे प्रोन पोजीशन। अगर फेस अप पे, अगर ये बंदा पेशेंट है, ये सोया पड़ा है, ये सीधा सोया फ्लैट सोया पड़ा है, इसका फेस अप पे, तो इसे कहेंगे सुपाइन पोजीशन। अगर इसको हम अपोजिट कर दें, इसकी जो फेस है वो नीचे हो जाए, तो अपोजिट हो जाए, हम इसे कहेंगे प्रोन पोजीशन, फेस डाउन होगा। लेटरल पोजीशन क्या होती है, जब कोई भी पेशेंट या कोई भी बंदा किसी एक साइड पे फेस करके सोए, उसे हम कहेंगे लेटरल पोजीशन। और एक होती है कि सीटेड पोजीशन। सीटेड पोजीशन कभी होगी जब कोई बंदा या पेशेंट किसी चेयर पे बैठा हुआ हो। सपोज कर अगर ये एक चेयर है, तो ये बंदा अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये सीटेड पोजीशन है। तो ये पोजीशन थी जिसमें डिफरेंट टाइप्स पे ये प्रेशर अल्सर बेड सोर बन सकता है, सही है। और इन पोजीशनों में से एक सुपाइन पोजीशन और सीटेड पोजीशन मोस्ट कॉमन है, जिसमें ज़्यादा चांसेस है कि डेवलप हो सकता है प्रेशर अल्सर या बेड सोर और डेक्यूबिटिक अल्सर। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि अगर सुपाइन पोजीशन हो तो किस किस पॉइंट्स पे हमें प्रेशर या बेड सोर डेवलप हो सकता है, ये स्क्रीन आप देख लेना। अगर सुपाइन हो, अगर लेटरल पोजीशन हो तो किस किस साइड पे, अगर प्रोन हो तो किस किस साइड पे हो सकता है पोजीशन, ये आप स्क्रीन पे मुझे देख लें, ये मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, सही है। इन पे देख लें और नोट कर लें कि किस किस डिफरेंट टाइप्स पे, डिफरेंट पोजीशन में प्रेशर अल्सर या बेड सोर डेवलप हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब हम डिस्कस करेंगे द व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बेड सोर। अगर बेड सोर डेवलप हो रहा है, हमें कैसे पता चले, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें पता चले कि ये बेड सोर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं सिम्टम्स और बेड सोर के बारे में, सही है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें।
तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ बेड सोर और प्रेशर अल्सर या डेक्यूबेटिक अल्सर। हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वो क्या होता है, फिर हमने उसके बाद उसका रीज़न पढ़े कि वो डेवलप क्यों होता है, फिर हमने सारा मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे डेवलप होता है और क्या क्या चीज़ वगैरह होती है। उसके बाद हम आते हैं कि सिम्टम्स ऑफ बेड सोर या प्रेशर अल्सर क्या होते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को बेड सोर डेवलप हो रहा है तो हमें कैसे पता चले कि ये प्रेशर अल्सर है, ये बेड सोर है या कोई और चीज़ है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है इंपॉर्टेंट है वो है 7। सही है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से। नंबर 1 पे है कि जब भी अगर प्रेशर अल्सर या बेड सोर डेवलप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्किन होती है वहाँ पे स्किन बिकम वार्म्थ, जो स्किन होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि उस अगर ये सपोज करिए स्किन है, सही है, अगर यहाँ पे बेड सोर डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे जो ये स्किन होगी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि इस एरिया का टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर विल बी हाई एट दैट एरिया, उसी स्पेसिफिक एरिया के जहाँ पे ये प्रेशर अल्सर या बेड सोर डेवलप हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। सही है। नंबर 3 पॉइंट, एरिया विल बी स्वेल्ड, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर बेड सोर होता है, बेड सोर डेवलप हो रहा होता है तो वो क्या होती है, वो एरिया जो नॉर्मल होती है स्किन उससे क्या होती है, थोड़ी स्वेल होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है। अच्छा, डिस्कलर्ड स्किन जो है ना डिस्कलरेशन दिखाती है, मतलब स्किन रेडिश कलर की, ऑलमोस्ट रेडिश कलर की हो जाती है। ये सारी स्किन नॉर्मल होगी और ये जो ये स्पेसिफिक एरिया होगा ये क्या होगा, रेडिश कलर टाइप हो जाएगा। सही है, फिर भी हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये बेड सोर डेवलप हो रहा है। स्किन विल बी ब्रेक आफ्टर द, अब जब ये सब चीज़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो स्किन होगी ना वो मतलब ब्रेक होना शुरू होती है, स्टार्ट होना शुरू होती है। सही है, ये स्टार्टिंग होती है बेड सोर के डेवलप होने का। स्किन विल बी ब्रेक, पेन एंड इरिटेटिंग ऑकर डेट एरिया, जब ये बेड सोर डेवलप होता है तो क्या हमें होता है, हमें पेन भी फील होता है और इरिटेटिंग मतलब एक अनयूजुअल सी और इचिंग भी होती है। सही है, उस एरिया पे ही क्या क्या होता है, पहले टेम्परेचर हाई हो जाता है, वार्म हो जाती है, वो एरिया स्वेल्ड हो जाती है। सही है, स्किन रेडिश हो जाएगी और क्या होगा, पेन और इरिटेटिंग ऑकर्स इन दैट एरिया। उसके बाद है पस फॉर्म, जब ये प्रोसेस अमल हो जाएगा मतलब ज़्यादा टाइम के लिए सिम्टम ये हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, पस फॉर्मेशन भी स्टार्ट होती है। तो ये थे 7 सिंपल सिम्टम जिससे आप बेड सोर या प्रेशर अल्सर को डिटेक्ट कर सकते हो कि ये प्रेशर अल्सर डेवलप हो रहा है। सही है, और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो गाइज ये था बेड अल्सर या प्रेशर अल्सर या डेक्यूबेटिक अल्सर जो हमने पढ़ा। बाकी 2 पॉइंट्स अभी भी इसके रह रहे हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो है नंबर 1 पे 4 स्टेजेस ऑफ बेड सोर या प्रेशर अल्सर के 4 स्टेजेस कौन सी होती है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड टॉपिक है कि प्रिवेंशन, हम इसको रोकें कैसे, हमें पता तो है अगर ये बेड सोर है तो अगर इसे ट्रीटमेंट कैसे करें, इसे रोकें कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए यही इतने, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।